हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र की संरचना और गुणसूत्रों के प्रकार। यानी सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम के कितने सारे टाइप्स हैं और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या संरचना किस प्रकार से होती है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में यहां पे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। मतलब जो भी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको ले जाने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी चीज की होती है तो वो होता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्रों के अंदर हमको पता है कि एक रेखीय क्रम में जीन व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्रों के अंदर जीन व्यवस्थित होते हैं जो कि अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण के वाहक हो गए गुणसूत्र। मतलब अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करेंगे? गुणसूत्र करेंगे। और उन गुणसूत्रों के अंदर जो स्थित जीन होते हैं, ये क्या करते हैं? अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं किसी भी जीव के अंदर। समझिए, सबसे पहले गुणसूत्र की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो क्या कह रहा है, कोई भी मान लीजिए जीन है, उस जीन को ले जाने वाली छोटी छोटी इकाइयां जो होती है वही होती हैं गुणसूत्र। तो जीन की छोटी छोटी जो जीव द्रव्य की इकाइयां होती है जो कि जीन्स का वहन करती है, वहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना किसको? जीन्स को। तो जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र से संबंधित आपको दो तीन चीजें यहां पर याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्र की खोज की। तो गुणसूत्रों की यदि हम देखें खोज किसने की, तो आपको याद रखना है गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की खोज? स्ट्रासबर्गर। आपको याद रखना है किसने की थी गुणसूत्र की खोज? स्ट्रासबर्गर ने। कब की थी? तो 1875 में। कब की थी? 1875 में, यानी 1875 में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की खोज की। इसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ये जो क्रोमोसोम शब्द है, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग आपको याद रखना है, क्रोमोसोम शब्द का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वाल्डेयर। क्या नाम है? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सर्वप्रथम क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। कब किया था? 1888 में। कब किया था? 1888 में, यानी कि 1885 में। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? तो स्ट्रासबर्गर ने की थी 1875 में। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम है क्या? तो जीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली छोटी छोटी इकाइयां होती है गुणसूत्र। और गुणसूत्र की एक दो और खासियत है कि ये निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्र गुणन भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर फैलता भी है। मतलब गुणसूत्र जो है अपने स्थान को इंक्रीज करेगा और बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब इसमें कोशिका विभाजन होगा। तो निरंतर कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है? गुणसूत्रों में क्या होता है? गुणसूत्रों में गुणन होता है। गुणन का मतलब होता है वृद्धि होती है। तो सिंपल सी बात है कि जीन्स को ले जाने वाली छोटी छोटी इकाइयां होती है जो कि लगातार कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन भी करती है, इनमें मल्टीप्लीकेशन भी होता है, साथ ही साथ ये अपने आकारिकी एवं कारिकी को बनाए रखती है। सपोज करिए अगर माता पिता के अंदर कोई भी लक्षण है तो गुणसूत्रों के माध्यम से ही वो लक्षण कहां जाएगा? गुणसूत्र ही उसके लक्षण को ले जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो यानी माता पिता के अंदर जो लक्षण है वो लक्षण संतानों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि गुणसूत्र क्या करता है? अपनी आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी को और अपनी कारिकी को बनाए रखता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर भले ही गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन ये अपनी आकार के लक्षणों को और मार्फोलॉजिकली यानी कि आकार के लक्षणों को बनाए रखता है। और कार्य की लक्षण यानी कि पूरा का पूरा जो फंक्शनल कैरेक्टर है इसको भी निर्धारित करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर। इसीलिए जो है कार्य की लक्षण और कार्य की लक्षण दोनों हमको दिखाई देते हैं अगर कोई भी संतान की उत्पत्ति हुई है किसी भी आपस में मेल और फीमेल के माध्यम से, यानी नर और मादा के माध्यम से जो नई संतति बनती है या जो नई पीढ़ी बनती है उसके अंदर सेम लक्षण कुछ दिखाई देते हैं माता पिता के। क्यों? क्योंकि उसका कारण है गुणसूत्र और गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन। तो आपको यहां पे गुणसूत्र की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जीन्स
का वहन करने वाली अर्थात जीन्स को ले जाने वाली जीव द्रव्य की जो इकाइयां होती है, जो कि निरंतर कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन करती रहती है और अपनी आकारिकी को बनाए रखती है, उसी को हम कहते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए क्रोमोसोम की संरचना में हमको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर की ओर आप देख सकते हैं टीलोमियर है, फिर इसमें मैट्रिक्स है, पेलिकल है। तो यहां पे हम क्रमशः एक एक करके सभी भागों को समझते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना में हमको सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देता है क्रोमोनिमेटा। क्या दिखाई देता है? क्रोमोनिमेटा दिखाई देता है। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र क्या होता है, दो ऐंठे हुए सूत्रों का, मतलब दो मुड़े हुए धागानुमा संरचनाओं का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर आपको इस प्रकार से दो ऐंठे हुए सूत्र दिखाई देंगे। ये एक के बाद एक आपको इस प्रकार से सूत्र जो है दूसरे सूत्र दिखाई देंगे। ये इस प्रकार से सूत्र जो है दिखाई देते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर दो ऐंठे हुए सूत्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। तो सबसे पहला तो आपको याद रखना है क्रोमोनिमेटा। ठीक, ये है आपका क्रोमोनिमेटा। तो ये आपका जो ऐंठे हुए सूत्र दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। तो ये हो गया क्रोमोनिमेटा। अब इस क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये देखिए दो ऐंठे हुए सूत्र आपको पूरी संरचना में दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन इसके चारों तरफ आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? ये जो पूरे के पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? एक प्रकार का द्रव है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की यदि हम बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे जो क्रोमोनिमेटा है इनके चारों तरफ भरा होता है। ठीक, और मैट्रिक्स के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा मैट्रिक्स जो है घिरा हुआ होता है। तो मैट्रिक्स अपने चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। तो आप देख सकते हैं ये है पेलिकल, येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से पेलिकल, ये कहलाते हैं पेलिकल। ये पूरी की पूरे जो मैट्रिक्स द्रव भरा हुआ है इसके चारों तरफ एक जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं क्या? येलो कलर की जो झिल्ली दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। तो सबसे पहले आपको बताना है क्रोमोसोम की संरचना जब भी आप बनाएंगे आपको बताना है कि प्रत्येक गुणसूत्र दो ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है, यानी दो घूमे हुए इस प्रकार से सूत्रों का बना होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोनिमेटा के बाद आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को यहां पे हम अलग से नहीं लिखे हैं, तो मैट्रिक्स में आप लिख सकते हैं कि क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पे आप अलग से मैट्रिक्स बना सकते हैं एक पॉइंट, और मैट्रिक्स में लिख सकते हैं कि क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आप पेलिकल को भी अलग से हेडिंग बना सकते हैं। पेलिकल में आपको क्या लिखना है? पेलिकल देखिए पूरे के पूरे मैट्रिक्स के चारों तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स के चारों तरफ या मैट्रिक्स चारों तरफ से एक आवरण द्वारा घिरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। तो हमने यहां पे अलग से पॉइंट ऐड नहीं किया है, हमने क्रोमोनिमेटा यहां पे आपको बताया है। तो क्रोमोनिमेटा में आप यहां पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स और एक पॉइंट आप पेलिकल, मतलब आप दो और पॉइंट बना सकते हैं यहां पे। तो क्रोमोनिमेटा हमारा हो गया, इसके बाद हमारा मैट्रिक्स हो गया और इसके अलावा पेलिकल हो गया। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं टीलोमियर। क्या है? टीलोमियर। तो गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा है, गुणसूत्र के अंतिम सिरे को हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। तो देखिए गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा ये वाला भाग क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। तो जो गुणसूत्र का अंतिम सिरा होगा इसे हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? क्रोमोमियर। क्या है? क्रोमोमियर। तो क्रोमोमियर क्या है? देखिए क्रोमोमियर की यदि हम बात करते हैं तो क्रोमोनिमेटा पर कणों जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिनको हम क्रोमोमियर कहते हैं। देखिए तो क्रोमोनिमेटा के अंदर ये हमारे दो ऐंठे हुए सूत्र क्या होते हैं? ये तो हमारे होते हैं क्रोमोनिमेटा। तो इस प्रकार से ऐंठे हुए जो सूत्र हैं ये होते हैं क्रोमोनिमेटा। अब इस क्रोमोनिमेटा के अंदर इस प्रकार से आपको छोटे छोटे कण जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर से हमने शो कर रखा है। इस क्रोमोनिमेटा के अंदर छोटे छोटे कणों के जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिससे हम बोलते हैं क्या? क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। तो ये हमने लिख भी रखा है क्रोमोमियर, ये आप देख सकते हैं। ये जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? क्रोमोमियर है।
तो जो हमारा क्रोमोनिमेटा है, इस क्रोमोनिमेटा के अंदर कई सारे छोटे छोटे कणों के जैसे जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उसी प्रकार से छोटे छोटे कणों के जैसे जो संरचनाएं दिखाई देती है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। तो देखिए हर एक गुणसूत्र क्या होता है, एक स्थान पर दब करके या धस करके क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है, और इसी सक्रिय स्थान को हम क्या बोलते हैं? इसी सक्रिय स्थान को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो देखिए सूत्री विभाजन के क्या होता है, जो मेटाफेज स्टेज होती है वह एनाफेज स्टेज होती है, इसमें गुणसूत्र क्या होता है? एक संकीर्णन दिखाई देता है। गुणसूत्र में एक संकीर्णन यानी कि एक गुहा दिखाई देता है। जैसे ही सूत्री विभाजन होगा, उसकी जो मेटाफेज व एनाफेज स्टेज होगी, उसमें आपको एक संकीर्णन दिखाई देता है गुणसूत्र के अंदर, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर यहां पे होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। यहां पे आपको बना लेना है सेंट्रोमियर। क्या बनाना है आपको? यहां पे आपको सेंट्रोमियर बना लेना है। सेंट्रो आपका लिखा हुआ है, यहां पे आप सेंट्रोमियर बना लेंगे। तो जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और यह गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटता है। देखिए अभी आपको हम सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर दिखाएंगे कि गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो सेंट्रोमियर क्या करता है? गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटने का काम करता है। अब किस प्रकार से 2 भागों में बांटने का काम करता है, वो आप यहां पे आसानी से डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे डायग्राम में यहां पे आप देखेंगे, ये हमारा देख सकते हैं एक धसी हुई संरचना यहां पे, ये और यहां पे भी आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पे धस करके या दब करके सकरा हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो मेटाफेज और एनाफेज स्टेज होती है, जब डिवीजन होता है, सूत्रीय डिवीजन होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो गुणसूत्र होता है उसमें आपको एक गुहा दिखाई देती है, संकीर्णन यानी कि छोटी सी कैविटी गुहा दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर बोलते हैं या प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर या लिख सकते हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या है? सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेंट्रोमियर है क्या। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पे धस करके या दब करके सकरा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि सूत्री विभाजन की जो मेटाफेज और एनाफेज स्टेज होती है, उसमें गुणसूत्र में एक कैविटी या गुहा बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? यहां पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। मतलब किसी किसी गुणसूत्र में आपको अगर गुणसूत्र की कोई लंबी भुजा है तो उसमें एक से अधिक गुहा दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कोई लंबा अगर गुणसूत्र है तो उसमें ना केवल एक सेंट्रोमियर दिखाई देगा बल्कि दूसरा सेंट्रोमियर भी दिखाई देगा, मतलब दूसरी गुहा भी दिखाई देगी, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन। तो प्राथमिक संकीर्णन तो हम बोलेंगे सेंट्रोमियर को, और जो कभी कभी कुछ गुणसूत्रों में जो लंबे गुणसूत्र होते हैं जिनकी भुजा लंबी होती है, उनके अंदर दूसरी गुहा भी दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि इन्हें हम बोल सकते हैं द्वितीयक संकीर्णन। क्या बोलेंगे इन्हें हम बोलेंगे द्वितीयक संकीर्णन। तो ये हो गया द्वितीयक संकीर्णन। तो यहां पे आपको याद रखना है द्वितीयक संकीर्णन यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारा पॉइंट और बचा है सेटेलाइट। एक पॉइंट हमारा क्या बचा हुआ है? सेटेलाइट। तो सेटेलाइट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कुछ गुणसूत्रों में क्या होता है, प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त एक लंबी भुजा में एक अतिरिक्त संकीर्णन पाया जाता है, जिसे हम द्वितीयक संकीर्णन बोलते हैं। तो हमने आपको ये तो पहले ही बता दिया है कि सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन क्या होता है, फिर द्वितीयक संकीर्णन क्या होता है। तो अगर गुणसूत्र की कोई लंबी भुजा है तो उसमें एक के अलावा दूसरा संकीर्णन भी दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन। फिर इसके बाद देख सकते हैं जो गुणसूत्र के आगे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? सेटेलाइट वाला भाग कहलाता है, यानी कि जो फूला हुआ भाग होता है, और अगला भाग होता है वो क्या कहलाता है? सेटेलाइट कहलाता है। तो सेटेलाइट भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। इसके पहले आपको एक चीज और याद रखना है, जो पूरी की पूरी ये गुणसूत्र की संरचना है, यानी ये जो आपकी पूरी की पूरी गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचना है, इसमें मेनली आपको क्रोमोसोम जो बने होंगे वो 2 पार्ट से बने होंगे। एक तो पार्ट होगा इसमें क्या? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक भाग होगा क्या? प्रोटीन। क्या होगा? एक भाग होगा इसमें प्रोटीन। मतलब मेनली 2 पार्ट से मिलकर जो क्रोमोसोम है इसमें 2 भाग दिखाई देंगे, एक तो डीएनए वाला भाग और एक प्रोटीन वाला भाग। तो डीएनए लगभग 40% होगा इसके अंदर, और लगभग 60% के आसपास क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का निर्माण भी इसके अंदर होता है। तो प्रोटीन निर्माण करने वाले जो यहां पे एक प्रकार के एमिनो एसिड होंगे
उसमें हम प्रोटीन का निर्माण देखेंगे। लेकिन जहां पे प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा वहां पे उस वाले भाग में जीन उपस्थित होते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसको भी आपको याद रखना है कि गुणसूत्रों से संबंधित ही है कि गुणसूत्रों में अधिकांश भाग डीएनए का होता है और इसके अलावा क्या होता है, प्रोटीन वाला भाग होता है। तो जहां पे प्रोटीन वाला भाग होता है वहां पे जीन्स नहीं पाए जाते हैं, और जीन्स कहां पे पाया जाता है, जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये पूरी की पूरी गुणसूत्र की संरचना है। टीलोमियर आपने देखा, ऊपरी सिरा टीलोमियर कहलाता है। पूरी की पूरी जो संरचना है गुणसूत्र की, दो ऐंठे हुए सूत्रों की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा के अंदर कण जैसी संरचनाएं होती है जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गुणसूत्र में एक संकीर्णन या गुहा दिखाई देती है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसके अलावा क्रोमोनिमेटा होते हैं, कण जैसी संरचना होती है इसके अंदर, जिसे हम क्रोमोमियर बोलते हैं। और पूरी की पूरी क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ द्रव भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स चारों तरफ से एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, गुणसूत्रों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। किसकी पोजीशन, तो आप कह सकते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे टीलोसेंट्रिक क्या होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे एक्रोसेंट्रिक, सब बेटा सेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो यहां पे आपको समझना है, चारों के चारों पॉइंट काफी आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की। टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या है, टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर टीले पर मतलब सिरे पर उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, गुणसूत्र है। अब ये तो मान लीजिए हमारा क्या है, गुणसूत्र हो गया। अब इस गुणसूत्र के ऊपर मतलब गुणसूत्र के सिरे पर, तो गुणसूत्र के सिरे पर क्या उपस्थित होता है, इस प्रकार से सेंट्रोमियर। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया सेंट्रोमियर, ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक। और ये तो हो गई गुणसूत्र की लंबी भुजा, मतलब गुणसूत्र में एक ही भुजा फिर हमको दिखाई देगी। तो टीलोमियर का मतलब क्या होता है कि जिसमें सेंट्रोमियर कहां उपस्थित होगा, अगर सेंट्रोमियर अगर गुणसूत्र के कहां उपस्थित है, सेंट्रोमियर अगर टीले पर उपस्थित है, सेंट्रोमियर अगर गुणसूत्र के टीले पर यानी कि सिरे पर उपस्थित है। टीले का मतलब क्या है, सिरे पर। तो अगर सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के टीले पर यानी कि सिरे पर उपस्थित है, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। तो इतना ही आपको लिखना है कि जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक सिरे पर उपस्थित होता है तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो ये तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया भैया, ये हमारा हो गया गुणसूत्र। तो अब इस गुणसूत्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस गुणसूत्र में आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये जो पूरा का पूरा गुणसूत्र है, ये जो पूरा का पूरा गुणसूत्र है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि गुणसूत्र के एक सिरे पर यानी गुणसूत्र के सिरे पर क्या उपस्थित है, तो जो पूरा का पूरा सेंट्रोमियर है वो गुणसूत्र के सिरे पर उपस्थित है। ये देख सकते हैं आप, जो सेंट्रोमियर है वो कहां उपस्थित है, सेंट्रोमियर एकदम गुणसूत्र के सिरे पर उपस्थित है। और गुणसूत्र की यहां पे लंबी भुजा जो है हमको एक दिखाई दे रही है, तो ये लंबी भुजा भी हमको गुणसूत्र की दिखाई देती है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारा टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंट्रोमियर कहां उपस्थित होगा, सेंट्रोमियर उपस्थित होगा सिरे पर। तो गुणसूत्र के अगर एक सिरे पर यानी कि टीले पर अगर सेंट्रोमियर उपस्थित है तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो पहला पॉइंट तो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक का मतलब है सिरे से थोड़ा नीचे। अगर गुणसूत्र अपने सिरे से थोड़ा नीचे उपस्थित होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो सिरे से थोड़ा नीचे गुणसूत्र कहां, गुणसूत्र में आपको देखने को मिलेगा जो सेंट्रोमियर होंगे, इसमें जो सेंट्रोमियर होगा क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर कहां स्थित होगा, तो सेंट्रोमियर आपको याद रखना है सिरे के थोड़ा नीचे, सिरे के थोड़ा सा नीचे स्थित रहेगा, ठीक। तो सिरे के थोड़ा सा नीचे, सिरे के थोड़ा नीचे स्थित होता है। तो यह चीज आपको याद रखना है। तो आपको यहां पे आसानी से डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक यहां पे हम डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि ये तो मान लीजिए हमारा एकदम सिरे वाला भाग हो गया, ऊपरी भाग हो गया, सिरे वाला भाग हो गया। फिर अब सेंट्रोमियर यहां पे कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा, सेंट्रोमियर जो है कुछ इस प्रकार से यहां पर व्यवस्थित रहेगा, जिस कारण से क्या होगा, गुणसूत्र की एक भुजा तो बहुत लंबी दिखाई देगी। गुणसूत्र की एक भुजा क्या होगा, एक भुजा तो अत्यंत लंबी दिखाई देगी, और दूसरी भुजा कैसी दिखाई देगी, दूसरी भुजा जो है, ये दूसरी भुजा जो है छोटी दिखाई देगी, बहुत छोटी दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर
ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर कहां स्थित होता है, सिरे के थोड़ा नीचे। तो ये देख सकते हैं, ये तो एकदम सिरा है गुणसूत्र का, और सिरे से थोड़ा नीचे गुणसूत्र में सिरे से थोड़ा नीचे क्या उपस्थित है, सेंट्रोमियर उपस्थित है। तो ये तो हो गया सेंट्रोमियर, ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रोमियर। तो यहां पे आप लिख लेंगे सेंट्रोमियर, ये तो क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। तो अगर गुणसूत्र के सिरे से थोड़ा सा नीचे उपस्थित है सेंट्रोमियर, तो इसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो एक भुजा तो क्या दिखाई देगी, अत्यंत छोटी भुजा दिखाई देगी। तो ये वाली भुजा क्या है, छोटी है, तो ये छोटी भुजा आप लिख सकते हैं यहां पे, यानी स्मॉल आर्म लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, और इसको आप लिख सकते हैं बिग आर्म। तो यानी यहां पे आप लार्ज आर्म भी लिख सकते हैं। लार्ज आर्म का मतलब है बड़ी भुजा। तो सिंपल सी बात है भैया, ये भुजा बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं बड़ी भुजा, या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में लार्ज आर्म। तो आप लिख लीजिए बड़ी भुजा। यानी अगर गुणसूत्र में सेंट्रोमियर हमारा सिरे से थोड़ा सा नीचे उपस्थित रहेगा, तो एक भुजा गुणसूत्र की बहुत छोटी दिखाई देगी, और एक भुजा गुणसूत्र की क्या दिखाई देगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। तो सब मेटासेंट्रिक में देखिए क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य भाग से थोड़ा हटके, मतलब एकदम मध्य में उपस्थित नहीं रहेगा गुणसूत्र के, मध्य भाग से थोड़ा सा हट के उपस्थित होता है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए ये जो हमारा पूरा का पूरा इसमें सेंट्रोमियर होगा, वो मध्य भाग से, देखिए सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो गुणसूत्र है इस गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर जो होगा वो कहां उपस्थित होगा, मध्य भाग से थोड़ा हटके, मध्य भाग से थोड़ा हटके। तो मध्य भाग से थोड़ा हटके उपस्थित होगा, मतलब गुणसूत्र की एक भुजा हमको वही सेम कहानी दिखाई देगी, एक भुजा थोड़ा छोटी दिखाई देगी और एक भुजा हल्का सा बड़ी दिखाई देगी। तो सेंट्रोमियर मध्य भाग से, यहां पे 2 बार मध्य भाग हो गया, तो मध्य भाग से थोड़ा हटके स्थित होता है, मध्य भाग से थोड़ा हटकर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि मध्य भाग से थोड़ा हटकर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। तो ऐसा क्रोमोसोम या ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर मध्य भाग से थोड़ा हटकर स्थित होता है, जिस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा गुणसूत्र है वो या तो आपको जे आकृति का दिखाई देगा, या तो आपको क्या आकृति की दिखाई देगा, एल आकृति का दिखाई देगा। तो 2 आकृति के यहां पे गुणसूत्र हमको दिखाई देगा। तो आप यहां पे बना भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये तो मान लीजिए सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। अब इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या है, मान लीजिए गुणसूत्र है। तो एक गुणसूत्र की भुजा आपको थोड़ा सा बड़ी बनानी है, और एक गुणसूत्र की भुजा आपको थोड़ा सा छोटी बनानी है, इस प्रकार से। यानी जो हमारा सेंट्रोमियर है, ये तो क्या है, ये हमारा है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर एकदम से मध्य भाग में स्थित नहीं है। सेंट्रोमियर कहां उपस्थित है, सेंट्रोमियर मध्य भाग से थोड़ा सा हटकर स्थित है। तो थोड़ा सा हट के स्थित है, जिस कारण से आप देख सकते हैं, अगर आप इसको और सीधा कर देंगे तो ये आपको जे आकृति का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसा कर देते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसा कर देते हैं, इस गुणसूत्र को अगर हम कुछ इस प्रकार से बनाएं, अगर इस गुणसूत्र को हम ऐसा बना देते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र हमारा किस आकृति का दिखाई देने लगा, एल आकृति का दिखाई देने लगा। इसको हम अगर हम सीधा कर दें तो ये एल आकृति का दिखाई देगा, और अगर इसको हम थोड़ा सा और ऐसे डायरेक्शन इसका कर दें तो ये हमको जे आकृति का दिखाई देने लगेगा। तो इस अवस्था में, यानी सब मेटासेंट्रिक अवस्था में, गुणसूत्र हमको किस आकृति का दिखाई देगा, या तो जे आकृति का दिखाई देगा या तो एल आकृति का दिखाई देता है। तो हमेशा आपको याद रखना कि सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि पूरा का पूरा मेटासेंट्रिक नहीं है, मतलब जो सेंट्रोमियर है एकदम मध्य भाग में उपस्थित नहीं है, सब मेटासेंट्रिक है। मेटा वाले भाग से, मध्य वाले भाग से थोड़ा हट के स्थित है, मतलब जो सेंट्रोमियर होगा वो गुणसूत्र के एकदम बीच में नहीं होगा, बीच से थोड़ा सा हट के स्थित होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रोमियर है, और ये गुणसूत्र की क्या है, छोटी भुजा है, ये गुणसूत्र की क्या है, छोटी भुजा है, और ये वाले गुणसूत्र की क्या है, बड़ी भुजा है। तो ये वाले गुणसूत्र की बड़ी भुजा भी आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से 2 भुजाएं हमको दिखाई देगी। तो जब बीच में सेंट्रोमियर आ जाएगा तो सेंट्रोमियर क्या करता है, गुणसूत्र को 2 भागों में बांटने का काम करता है। ये हमने आपको सेंट्रोमियर जब पढ़ाया है तब भी हमने आपको बताया है कि सेंट्रोमियर का मेनली फंक्शन क्या होता है, गुणसूत्रों को 2 भुजाओं में बांटना, यानी 2 भागों में बराबर बराबर बांटना। बराबर भागों में ना भी बांटे लेकिन 2 भागों में जरूर बांटेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चौथा जो हमारा प्रकार है वो है मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है,
मेटासेंट्रिक का मतलब होता है भैया कि जो हमारा गुणसूत्र है उस गुणसूत्र में जो हमारा सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर हमेशा कहां स्थित होगा? सेंट्रोमियर एकदम से मध्य भाग में स्थित होगा। कहां स्थित होगा? सेंट्रोमियर एकदम से मध्य भाग में स्थित होगा। जिस चलते यहां पे आप देखिए, ये तो मान लीजिए क्या हो गया? सेंट्रोमियर हो गया। अब इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड गुणसूत्र की हमको बराबर भुजाएं देखने को मिलेगी। क्या दिखाई देगी? गुणसूत्रों की दो बराबर भुजाएं, लगभग जो है दो बराबर भुजाएं हमको देखने को मिलेगी। तो दो बराबर भुजाएं हमको क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि जो हमारा सेंट्रोमियर है, जो हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारा सेंट्रोमियर जो है एकदम से मध्य भाग में उपस्थित है। तो गुणसूत्र के अगर एकदम मध्य भाग में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है तो उसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जो है क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। और इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखना है कि अगर कोई मान लीजिए ऐसा क्रोमोसोम या ऐसा गुणसूत्र है जिसमें सेंट्रोमियर उपस्थित ही नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुणसूत्र या ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुणसूत्र एक्चुअल में होते क्या हैं, गुणसूत्रों का मेनली फंक्शन क्या है। तो गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। फिर हमने देखा गुणसूत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कितने सारे भाग होते हैं ये भी आपने पूरा का पूरा देखा। इसके बाद आपने देखा कि जो हमारा क्रोमोसोम है यानी जो हमारा गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के कितने प्रकार होते हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे, यानी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हमने देखा कि गुणसूत्र के कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं। टीरोसेंट्रिक हमने देखा, हमने एक्रोसेंट्रिक देखा, सब मेटासेंट्रिक देखा और मेटासेंट्रिक। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।